गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सूर्यवंश के बारे में, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने आप सबको हुमायूं के बारे में पूरा इतिहास बता रखा है। तो आज हम लोग सूर्यवंश के बारे में देखेंगे, किस तरह से सूर्यवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया और इसका शासनकाल सिर्फ 1555 ईस्वी तक ही चलता रहा। लेकिन सूर्यवंश के काल में हम लोग ये देखेंगे कि सारे जितने भी राजा हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण राजा सिर्फ शेरशाह सूरी हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है, छोटे मोटे जानवरों की गिनती लोग नहीं किया करते। इसी तरह से सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सूर्यवंश के जो संस्थापक शेरशाह सूरी है, सिर्फ उनके बारे में ही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बगैर देरी किए आज की क्लास। जिस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में, मतलब सूर्यवंश का इतिहास पढ़ेंगे। तो सूर्यवंश की स्थापना हुई सन 1540 से और चला कब तक, सन 1555 ईस्वी तक। देखिए, क्लासेस बड़ी हो सकती है, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 2 घंटे भी हो सकती है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। मेरा मानना यह है कि एक क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे आप यूं ही मोबाइल चलाकर आप बर्बाद कर दिया करते हैं अपना। तो बस आप मेरी क्लास को देखें और बस मेरी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आप पढ़ेंगे तो इसके बाद सूर्यवंश को पढ़ने की जरूरत आपको दोबारा नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश यही है। तो मैंने क्या बताया, सूर्यवंश की स्थापना सन 1540-1555 ईस्वी में हुई। लेकिन कैसे हुई, क्या रीजन था, आखिर में सूर्यवंश बना कैसे, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? ठीक है, शेरशाह जो इतिहास में नाम मिलता है शेरशाह सूरी का, तो आखिर में शेरशाह सूरी से पहले इसका नाम क्या था? उससे पहले भी तो कुछ नाम हुआ होगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का नाम, सबसे पहला नाम जो इससे पड़ा, शेरशाह सूरी से पहले जो नाम पड़ा था उसका नाम पड़ा था शेर खां। देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या था? फरीद। फरीद के बाद इसका नाम पड़ा शेर खां। शेर खां, शेर खां के बाद जब हुमायूं को इसने चौसा के युद्ध में पराजित किया तो इसने एक उपाधि धारण की जिसको शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बहुत सारी अभी हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी चीज है। देखिए, इसके बचपन का नाम फरीद था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शेर खां जंगल में शिकार करने गया था, जिसके वजह से ये वहां पे एक शेर का वध करने के बाद इसको उपाधि मिली शेर खां की। लेकिन कुछ लोगों का यह है कि इसकी जब पहली शादी दूदू बेगम, जो मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह हुआ, तो उसके काल में, इसी के वक्त में एक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद कहा गया कि नुसरत शाह को पराजित किया और उसकी विधवा लाड मलिका को, ऐसा कुछ है, ठीक है, लाड मलिका को इससे इसने विवाह कर लिया। ठीक है, अब कुछ लोगों का यह मानना है कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कुछ किताबों में है ये, कि लाड मलिका को अपने ही राज्य से ये चुनार की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में शेर ने हमला कर दिया और जिस शेर को इसने बहुत ही बहादुरी पूर्वक मार गिराया, जिसकी बहादुरी से ये लाड मलिका बहुत प्रसन्न हुई, तो इसको उपाधि मिल गई, क्या? शेर खां की। ठीक है, तो सारी चीजें बातें हैं, हम आपको सब बताएंगे। फिर शेर शाह की जो उपाधि इसने धारण की वो चौसा के युद्ध हुमायूं को पराजित करने के बाद की थी। आइए हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे से और विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, शेर शाह एक अफगानी था। क्या था? वो एक अफगानी था जिसने सूर्यवंश का संस्थापक किया, जिसने सूर्यवंश का क्या था? संस्थापक
स्थापना की, सॉरी, जो उसने सूर्यवंश की स्थापना की, और इसी को सूर्यवंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसके जन्म में, इसके पैदाइश में जन्मदिन पर बहुत सारे इतिहासकारों का मतभेद है। जैसे मेन दो इतिहासकार हैं, एक है डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार माना जाता है कि शेरशाह मतलब फरीद का जन्म सन 1486 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहीं पे दूसरे लोग परम आत्मा शरण के अनुसार इसका जन्म माना जाता है कि इसकी पैदाइश सन 1472 ईस्वी में हुआ था। और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, जो अपने पिता हसन खां से नाराज होकर सन 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में जौनपुर आकर अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। इसके पिता कौन? हसन खां। इसके पिता इसके पिता सासाराम बिहार के एक जमींदार थे, जिनकी मृत्यु सन 1520 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। कुछ पारिवारिक विवाद के कारण शेरशाह सूरी मतलब फरीद, अभी तो शेरशाह सूरी नहीं बना है, न ही शेर खां बना है, अभी ये क्या है? फरीद। फरीद दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। इसे बहार खां ने अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया, क्योंकि इसने शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि कलम में बड़ी ताकत है। इसकी शिक्षा को देखकर बहार खां ने इसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख दिया कि आप संरक्षक भी बने, आप इसके गुरु भी बन जाए जलाल का। तो इसे बहार खां ने अपने बेटे क्या कर दिया? जलाल के संरक्षक में नियुक्त कर दिया। फिर आया है कि शेर का वध करने के कारण बहार खां ने, मोहम्मद शाह ने बहार खां शेर का वध करने के कारण इसका नाम फरीद से, शेर का वध करने के बाद फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। बहार खां जो मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, और कुछ सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह बिहार छोड़कर बाबर की सेना में शामिल हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं शेरशाह जो फरीद था, मतलब शेर खां तो उपाधि मिल गई, फरीद, शेर खां या शेरशाह सूरी, तीनों में से कोई है तो एक ही व्यक्ति। इन्होंने दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक जब घोषित हुआ, कौन? बहार खां, तो इसके में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोकप्रिय था, पढ़ा लिखा था। तो कुछ बातें सरदारों को पसंद मतलब कि अच्छी नहीं लगी, और अच्छी न लगने के कारण लोगों ने षड्यंत्र रचा और इसको दक्षिण बिहार से हटा दिया। दक्षिण बिहार से हटने के बाद शेरशाह बिहार छोड़कर बाबर की सेना में शामिल होकर, अब बाबर की सेना में जब शामिल हुआ तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से इसने भी युद्ध किया था, और इस युद्ध की बहादुरी को देखकर बाबर ने बहुत प्रसन्न हुआ, और इसके चेहरे पर बाबर को एक राजा बनने की छवि दिखाई पड़ने लगी। पहले पूरी बातें समझ लीजिए। छवि दिखाई पड़ने लगी। जब छवि दिखाई पड़ने लगी तो हुमायूं को बाबर ने बोला कि बेटा, इस बंदे के अंदर, इस फरीद शेर खां के अंदर मुझे सुल्तान बनने की लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो आप हमेशा इस इंसान से बच के रहना। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु सन 1528 में हो जाने के बाद, ठीक है, मोहम्मद शाह कौन? ये बहार खां था, जिसने मोहम्मद शाह की उपाधि को धारण करके दक्षिण बिहार का स्वतंत्र राजा बन गया था। ठीक है, जलाल का पिता। तो सन 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह मतलब कि बहार खां की मृत्यु होने के बाद इसकी पत्नी, विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेरशाह ने, मतलब शेर खां ने या फरीद ने, कोई भी नाम आए उसे लेकर परेशान नहीं होना है, शादी कर ली। शादी करने के बाद इसने दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। कौन? शेरशाह सूरी। फिर बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेरशाह ने
सन 1529 ईस्वी में ही पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली। देखिए, मैं पहले आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इतिहास जब मैं आपको भी लिखाऊं, पूरी नोट्स लिखवाऊंगा, परेशान मत हो, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप पढ़ लेंगे, अब आप भूलेंगे नहीं। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेर शाह ने सन 1529 ईस्वी में पराजित कर दिया। इन्हें पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली। लोगों ने कहा कि हुजूर, अब आप सुल्तान बन जाएं। सुल्तान की उपाधि धारण करें। सुल्तान क्या होता है? हम हजरत ए आला की उपाधि धारण करेंगे। और इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली। फिर देखिए, सन 1528 में शादी किया। सन 1529 में ये हजरत ए आला की उपाधि धारण की। किसको? बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके। और जब पराजित किया तो सन 1530 ईस्वी में ही ताज खां की विधवा से, विधवा जिसका नाम था लॉर्ड मल्लिका, से इसने शादी करके बहुत ही आसानी पूर्वक चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यहां तक बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग अब इसको नोट करते चले, फिर आगे हम आपको और बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे। इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। देखिए, हमने बताया कि सूर्यवंश सन 1540 सन 1555 ईस्वी तक चला। ठीक है, कब तक चला? सन 1555 ईस्वी तक। आइए फिर पढ़ते हैं आज की क्लास में। देखिए, शेरशाह एक अफगानी था। ठीक है, अफगानी था। यह सूर्यवंश का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम, चलिए लिखे। अब देखिए, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए, हाँ, इसके जन्म पर मतभेद है। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, पहले स्टोरी बता रहा हूं, फिर आपको लिखवाना, यकीन माने इस वजह से आप भूलेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा जरूर। ठीक है, जैसे कौन है? डॉक्टर के आर कानूनगो के द्वारा, डॉक्टर के आर कानूनगो के द्वारा इसका जन्म सन 1486 ईस्वी में माना जाता है। 86 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन परमात्मा शरण के अनुसार इसका जन्म सन 1472 ईस्वी में माना गया है। इसके अगर लेकिन परमात्मा शरण के अनुसार इसका जन्म सन 1472 ईस्वी में माना गया है। ठीक है, तो इसके शासन का, इसके जन्म पर मतभेद है तो माना गया है। आगे लिखिए कि इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था इसके? इसके बचपन का नाम फरीद था। ये लीजिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब आपको
ये ऐसे अंडरलाइन करके लिखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है। तो सूर्यवंश का संस्थापक था, ठीक है, और यह एक अफगानी था। क्या हुआ, इसके बचपन का नाम क्या है, फरीद था, जो अपने पिता, इसको लिख लीजिए, फिर आगे लिखिए, स्टोरी की तरह लिखिए, जो अपने पिता हसन खां से नाराज होकर, हसन खां से नाराज होकर, नाराज होकर सन 1494 ईस्वी में, किसमें, सन 1494 ईस्वी में जौनपुर आकर, कहां पर, तो जौनपुर आकर अपनी शिक्षा प्राप्त की, प्राप्त की। देखिए, सन 1494 ईस्वी में जौनपुर आकर इसने अपनी शिक्षा को प्राप्त की, और इसके पिता सासाराम बिहार के जमींदार थे। क्या थे इसके पिता, तो सासाराम कहाँ है, बिहार में, वहां के क्या थे ये जमींदार थे, ठीक है, इतनी बात। और जिनकी मृत्यु, आगे लिखे, जमींदार थे, और जिनकी मृत्यु, जिनकी मृत्यु 1520 ईस्वी में हो गई थी, हो गई, ठीक है। तो इसके पिता कहाँ के जमींदार थे भाई, तो सासाराम बिहार के कौन थे ये, जमींदार थे, और मृत्यु कब हुई इनकी, तो सन 1520 ईस्वी में इनके पिता हसन खां की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमने आपको स्टोरी बताई कि पारिवारिक विवाद के कारण यह दक्षिण भारत के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने गया था, और इसे बहार खां ने अपने बेटे जलाल का संरक्षक में दे दिया। शेर का वध करने के कारण, आगे ऐसे लिख लीजिए इसी में, या फिर हम आगे लिखा दें, जैसा बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फरीद ने शेर का वध करने के कारण इसका नाम शेर खां पड़ा, ठीक है। फरीद ने शेर का वध करने के कारण इसका नाम शेर खां पड़ा, ठीक है। तो यहां तक तो बात हो गई। और ये बंदा जो था, ये बाबर के साथ मिलकर चंदेरी का युद्ध भी लड़ा था, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब लिखेंगे कि इसकी जो शादी हुई वो किसके साथ हुई पहले, और फिर उसके बाद किसके साथ इसकी शादी हुई, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। देखिए, हमने बताया ना कि मोहम्मद शाह कौन था, मोहम्मद शाह जो पहले बहार खां के नाम से जाना जाते थे, तो उन्होंने उपाधि धारण की थी मोहम्मद शाह की, ठीक है। अब मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करने के बाद यह स्वयं को दक्षिण बिहार का
स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद शाह, लिखे मोहम्मद शाह, या इसको लिख लीजिए ऐसे बहार खां, ठीक है, कौन, बहार खां की मृत्यु सन 1528 में हो गई। सन की मृत्यु सन 1528 ईस्वी में हुई। इसकी विधवा दूदू बेगम से शेर खान ने शादी करके दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, दूदू बेगम से शेर खान ने शादी करके दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, क्या हो गया, बन गया। आगे देखें, आगे चल के इसने लिखे आगे, बंगाल के शासक नुसरत शाह को सन 1529 ईस्वी में शेर शाह ने पराजित कर दिया। ठीक है, नुसरत शाह को सन 1529 ईस्वी में शेर शाह ने पराजित कर दिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखें, धारण की। हमने आपकी स्टोरी बता रखी है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैं आपको बीच बीच में बता भी रहा हूं। ठीक है, इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जिंदगी से किसी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त है कि अगर आपने आज पढ़ लिया, यकीन माने कल आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा होगा। दर बदर भटकेंगे, किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, किसी भी चैनल को, जो भी टीचर आपको अच्छे लगे, जो भी बेहतर लगे आपको कर लें और उन्हीं से आप पढ़ें। आप 1000 चैनल को देखना, भागना, दौड़ना, कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड भी करूंगा। ठीक है, ये भी सारी चीजें मैं करूंगा और उस पर आपको मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करता रहूंगा। तो जिसको भी आप अच्छे लगे, जो भी टीचर आपको पसंद आता हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हीं से पढ़ें, अदर बदर भटके नहीं, क्योंकि लाइफ है आपकी, यही 4-5 साल है जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं, और यही 4-5 साल है जिसमें आप घूमकर और 1000 चैनल को सब्सक्राइब करके, 1000 चैनलों को देखकर अपने कैरियर को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो जो चैनल आपको अच्छा लगे, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। तो कर दिया क्या, और हजरत आला की इसने क्या कर ली भाई, उपाधि धारण कर ली। किसे हराने के बाद, नुसरत शाह, बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद
सन 1529 ईस्वी में शेरशाह ने पराजित किया और हजरत आला की उपाधि धारण कर ली। फिर देखिए आगे, सन 1530 ईस्वी में ताज खां की विधवा, कौन थी? ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से शादी करके बहुत ही आसानी पूर्वक चुनार पर अधिकार कर लिया। तो बात समझ में आ गई, बात यहां तक समझ में आ गई। लॉर्ड मलिका से इसने शादी की, ठीक है, लॉर्ड मलिका से शादी की। कौन थी ये? ताज खां की पत्नी। और ये कहां के थे? तो चुनार पर इसने अधिकार कर लिया, लॉर्ड मलिका से शादी कर ली। अब भाई किसी की विधवा से शादी करोगे तो वहां के राजा तुम ही हो जाओगे ना, तो वही इसने किया। और ज्यादातर यही दूदू बेगम से शादी की, हजरत आला की उपाधि धारण कर ली, और बंगाल पे भी इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। सन 1530 में ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से शादी करके और इसने चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, फिर देखिए, हमने आपको ये बताया था हुमायूं के शासन काल में हुमायूं ने चुनार के प्रथम घेरा सन 1532 ईस्वी में डाला। इसने कब अधिकार किया? सन 1530 ईस्वी में। सन 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 1531 ईस्वी में कलिंचर पर आक्रमण करता है। फिर 32 में इसने चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया था। बात समझ लें, चुनार का प्रथम घेरा सन 1532 ईस्वी में हुमायूं के खिलाफ में मैंने आपको बता रखा है। फिर चुनार का जो दूसरा घेरा हुआ था सन 1537 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध में सन 1539 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद एक और युद्ध हुआ शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसे कन्नौज या फिर विलग्राम का युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। यहां तक तो था क्या हमारा स्टोरिया हुमायूं की। उसके बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर से आता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने भाइयों से काबुल और कंधार को छीनता है। और छीनने के बाद 1555 ईस्वी में सन 1555 ईस्वी में इससे मच्छीवाड़ा का युद्ध, मतलब एक सरहिंद एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जहां पे सिकंदर सूर को पराजित करके इसने अपने साम्राज्य को दोबारा अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आइए आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो। देखिए, जिस तरह से अभी हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से शेरशाह सूरी ने ताज खां को पराजित करके उसकी विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अब मैंने आपको ये बताऊं कि किस तरह से शेरशाह सूरी ने के बीच और हुमायूं के बीच, जो हुमायूं क्लास मैंने आपको बता रखा ये चीज कि हुमायूं ने कि चुनार का प्रथम घेरा सन 1532 ईस्वी में डाला था। मैं आपको बता दूं, चुनार
चुनार का प्रथम घेरा सन 1532 में हुमायूं ने डाला रखा। ठीक है, उसके बाद इसी का द्वितीय घेरा सन 1537 में हुमायूं ने डाला फिर से। लेकिन जो द्वितीय घेरा हुमायूं ने डाला, इसकी सारी क्लासेस हम इससे पहले वाली क्लास में, हुमायूं क्लास में हम बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके सन 1539 ईस्वी में अब ये शेर खां से शेर शाह बन जाता है। ये उपाधि इसने ले ली थी, किसको पराजित करके? हुमायूं को पराजित करके। ये सारी चीजें हमने आपको हुमायूं क्लास में बता दिए हैं। उसके बाद सन 1540 ईस्वी में फिर से कन्नौज का युद्ध होता है। 1540 में हुमायूं ही आकर शेरशाह से फिर से जंग करता है। मैंने आपको ये भी बताया था, जब ये गंगा नदी में अपने घोड़े के साथ गिरकर डूब गया था, तो किस तरह से निजाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाए रखी। तो सन 1540 ईस्वी में ये फिर से किया और फिर शेरशाह विजयी हुआ था इसी युद्ध में। ठीक है, उसके बाद हुमायूं दर बदर भटकता रहा और काफी वक्त तक भटकता रहा। वापसी इसकी कब होती है? सन 1555 ईस्वी में। और मात्र एक साल में ही सन 1556 ईस्वी में हुमायूं दीन पनाह नामक मतलब शेर मंडल की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने तो आपको पहली क्लास में बता रखी है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया, इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखें कि साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, शेर शाह सूरी के साम्राज्य का विस्तार चलिए देख लेते हैं, या पहले आप समझ लीजिए। देखिए, शेर शाह सूरी ने बंगाल विद्रोह का दमन किया था सन 1541 ईस्वी में। कब किया? सन 1541 ईस्वी 1541 में। देखिए, इस वक्त यहाँ का गवर्नर खिज्र खां था, खिज्र खां, जिसने सन 1541 ईस्वी में शेर शाह का विद्रोह कर दिया, विरोध किया। और इस विद्रोह को शेर शाह सूरी ने बहुत ही आसानी पूर्वक दमन करके बंगाल को 19 सरकारों को मतलब होता है जिलों में, 19 जिलों में बंगाल को शेर शाह सूरी ने बांट दिया। और हर एक जिले में एक अपना गवर्नर मतलब एक सरकार मतलब सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार को कहा जाता था सिकदारे सिकदरान। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका हुआ बंगाल का विद्रोह। हम सारी चीजें आपको लिखवा देंगे, सारी चीजें आपको हम बता देंगे। ठीक है, विद्रोह का दमन सन 1541। ठीक है, इसके बाद शेर शाह सूरी मालवा का विजय करता है सन 1542 ईस्वी में। सन 1542 मालवा कहां पर है? तो मालवा पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए मालवा का शासक मल्लू खां था। मल्लू खां, जिसे हम लोग इतिहास में कादिर शाह के नाम से जानते हैं। मल्लू खां शेर शाह का स्वागत अपनी राजधानी उज्जैनी में किया। तो उस टाइम मालवा का जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। तो उज्जैनी में उसने स्वागत किया और स्वागत करते ही पूरे मालवा को शेर शाह सूरी को सौंप दिया, क्योंकि इसको ये खबर मिली कि बंगाल विद्रोह को दमन कर शेर शाह सूरी मेरी तरफ, मालवा की तरफ मतलब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तो वो मालवा पहुंचने से पहले ही मल्लू खां ने, जिसे कादिर शाह कहते हैं, इसने शेर शाह की स्वागत अपनी ही राजधानी उज्जैनी में करके इसको मालवा सौंप दिया और अपनी जान बचा ली। ठीक है, इसके बाद सन 1543 ईस्वी में मध्य प्रदेश में रायसेन, जिसे रायसीन विजय भी कहा जाता है, वहां पर शेर शाह सूरी ने सन 1543 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। वहां के राजपूत
शासक पूरनमल को विश्वासघात करके शेरशाह सूरी ने उसकी हत्या कर दी। इस विश्वासघात के कारण वहां की औरतों ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब होता है कि एक आग जलाई जाती है किले के अंदर, जिसमें उस जगह की जितनी भी औरतें होती हैं उसमें आप वो आगों में कूद जाते हैं, जिसकी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं जौहर करना। तो इन्होंने जौहर कर लिया। यही घटना थी जो शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक साबित हुआ, कलंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि शेरशाह सूरी इस तरह से किसी से विश्वासघात करके उसकी हत्या करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरनमल से विश्वासघात किया और उसकी हत्या कर दी, जिस कारण यहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया। ये तो हुआ आपका रायसेन विजय। इतनी सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। इसके बाद शेरशाह सूरी पहुंचता है कहाँ? मारवाड़। मारवाड़ जो राजस्थान, मारवाड़ से ही नाम से समझ में आ जाएगा कि राजस्थानी है। ये सन 1544 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण कर दिया। किस पर किया? मालदेव पर। लेकिन मालदेव के जो राजपूत सरदार थे, एक का नाम था जैता और एक का नाम था कुप्पा। इन दोनों ने मिलकर शेरशाह सूरी के सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। मतलब इतना मारा कि इनकी हालत खराब हो गई। और जिसकी बहादुरी को देखकर शेरशाह सूरी ने एक वर्ड बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो ही चुका था। अगर आज इसकी जान न बचती तो एक तरीके से ये अपनी जान खो ही चुका था। तो मेरे ख्याल से स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको लिखते जाएंगे और आपको फिर से बताते जाएंगे, जिससे आपको रिलेट हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि बंगाल का विद्रोह का दमन सन 1541 ईस्वी में किसने किया? शेरशाह सूरी ने। चलिए देखिए, लिखेंगे कि इस वक्त यहां का गवर्नर, ठीक है, इस वक्त यहां का गवर्नर खिज्र खां था, जिसने शेरशाह का विरोध कर दिया या जिसे विद्रोह कर दिया। ठीक है, विरोध कर दिया। और शेरशाह ने इस विद्रोह का दमन करके शेरशाह ने इस विद्रोह का दमन करके बंगाल को 19 सरकारों, ये इतिहास की किताबों में आया है, सरकारों का वर्ल्ड। सरकारों क्यों दिया गया? क्योंकि जितने जिले में इसने बंगाल को बांटा था, उस हर एक जिले में शेरशाह सूरी ने अपने एक सूबेदार नियुक्त किया। तो जहां का एक सूबेदार होता है उसे एक जिला कहा जाता है। इसलिए 19 सरकारों, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे कि जिलों में बांट कर हर एक जिले में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। बात समझ में आ गई? और इस जिलों को, मतलब क्या कहते हैं कि इस जिलों में जो एक होता था, कर दिया, ऐसे लिखिए। और इस जिले में जो सूबेदार नियुक्त होते थे, जिले में जो
सूबेदार नियुक्त होते थे उसे सिकदार ए सिकदरान सिकदार ए सिकदरान कहा जाता था। ठीक है, सिकदार ए सिकदरान कहा जाता था और यही सिकदार ए सिकदरान को इसने नियुक्त भी किया था। ठीक है, क्योंकि इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही आप सूबेदार कहते हैं। ठीक है, नियुक्त किया था। चलिए इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखेंगे किसमें, अब सन 1542 ईस्वी में मालवा का अभियान, मालवा विजय किया। मालवा विजय सन 1542 ईस्वी में। अब देखिए, मालवा का शासक, मालवा का शासक कौन था यहां पे, मल्लू खां। कौन था, मल्लू खां। मालवा का शासक मल्लू खां, जिसे इतिहास में हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कादिर शाह कहते हैं। मल्लू खां था। ठीक है, मल्लू खां ने शेर शाह का स्वागत, मल्लू खां ने शेर शाह का स्वागत अपनी राजधानी उज्जैनी में करके मालवा को शेरशाह के हाथ में सौंप दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात समझ में आई, मालवा विजय सन 1500, यहाँ पे कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं हुआ, बहुत ही आसानी पूर्वक मल्लू खां ने, जिसे कादिर शाह भी कहा जाता है, इसने शेर शाह सूरी को स्वागत किया अपनी राजधानी उज्जैनी में, और स्वागत करके मालवा को शेरशाह के हाथ में बहुत आसानी पूर्वक सौंप दिया। चलिए इसके बाद हम लोग और भी आगे देखते हैं कि किस तरह से सन 1542 के बाद सन 1543 में रायसीन का अभियान किया। किसने, शेरशाह सूरी ने। देखिए, सन 1541 देख लिया, 1542 देख लिया, अब 1543 देखिए। ये है इतिहास में, किताब में ये नाम आता है रायसीन। ठीक है, रायसीन विजय, रायसीन विजय सन 1543 में। ठीक है, देखिए रायसीन पर शेर शाह ने सन 1543 में आक्रमण करके यहाँ के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके इसे मार दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता भी दिए हैं, अब फिर से लिख दीजिए और लिख लीजिए, रायसीन विजय सन 1543 में। देखिए, शेर शाह ने यहाँ के शासक पूरनमल के साथ विश्वासघात करके इसे मौत के घाट उतार दिया। घाट उतार दिया, जिस कारण यहाँ की
औरतों ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया। यह घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। ठीक है, जौहर कर लिया। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी के जीवन का वह समय बताएं जिसे इसके जीवन पर कलंक माना गया। तो वो कौन सा समय था? सन 1543। इसी विश्वासघात के कारण, इसी विश्वासघात के कारण यह घटना इसके जीवन पर एक कलंक साबित हुआ। ठीक है, ये कलंक साबित हुआ। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए, शेरशाह सूरी जब 41 के बाद 42, 42 के बाद 43, 43 के बाद एक और आता है जब ये राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान में एक जगह है मारवाड़। कहां पर? मारवाड़। मारवाड़ में सन 1544 ईस्वी में यह मारवाड़ पहुंचा, मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया। लेकिन मारवाड़ के शासक उस वक्त थे मालदेव। मालदेव के राजपूत सरदार थे जैता और कुप्पा, जिन्होंने इसकी सेना के वो बहुत पिटाई की, बहुत ज्यादा, कहते हैं कि छक्के छुड़ा दिए थे। और जिसकी बहादुरी को देखते हुए इसने एक वर्ड बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में आज हमने हिंदुस्तान के साम्राज्य को मैं खो ही चुका था। ठीक है, तो मारवाड़ सन 1544 में शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर सन 1544 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने इसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए, जिसकी बहादुरी को देखकर शेर शाह ने कहा कि मैं, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, आपके एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक, ये देखिए, मेरे ख्याल से क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी, बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि हम एक एक चीज आपको लिख दे रहे हैं। इससे आपकी नोट्स भी कंप्लीट होगी और आप परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है, मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान। रायसीन विजय जो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश। इससे पहले हमने आपको बताया मालवा विजय, मालवा भी आपका मध्य प्रदेश में है। बंगाल तो आप जानते ही हैं। बंगाल विजय कब हुआ? विद्रोह दमन 1541 में। मालवा 1542 में। इसे सीरियल से देखें।
बंगाल 41, मालवा 42, रायसीन 43 और मारवाड़ 44 में। इसके बाद भी हम और आगे चलेंगे, तब तक आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें तो हम आगे बताएं आपको। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने सन 1544 तक देख लिया। अब इसके आगे की स्टोरी समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखाते हुए चलिए। देखिए, सन 1544 ईस्वी के बाद शेर शाह सूरी ने कलिंजर का अभियान किया। ठीक है, जिस कलिंजर पे हुमायूं ने सन 1531 ईस्वी में ही आक्रमण कर दिया था। तो देखिए, यह आक्रमण शेरशाह के जीवन का सबसे मतलब सबसे कह रहा हूं, हो जाता है, जबान है स्लिप कर जाती है, इसमें इतना माइंड करने वाली बात नहीं है। मैं भी इंसान ही हूं ना, तो कभी कभी तो फॉल्ट तो होंगे ही। तो 100% कोई भी तो क्लियर होता नहीं, वो समझ लीजिए आप। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, कलिंजर का अभियान सन 1545 ईस्वी में हुआ। अब कलिंजर पड़ता कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश बांदा में पड़ता है। तो यह आक्रमण शेरशाह के जीवन का अंतिम आक्रमण था, क्योंकि सन 1545 ईस्वी में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ के शासक कीर्ति सिंह, जिन्हें इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है, कीरत सिंह था। ठीक है, तो बस इतनी सारी इसमें देखना है कि कीरत सिंह था, इस पे आक्रमण किया। इसके सैनिक उक्का उक्का एक वर्ड होता है जिसे गोला कहते हैं, गोला फेंकने में व्यस्त थे। जिसमें से हुआ क्या, अब समझिए, स्टोरी थोड़ा समझा ही देता हूं आपको, समझ लीजिए। देखिए, सर 1545 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी ने कलिंजर पे आक्रमण किया, तो यहाँ के जो शासक थे कीर्ति सिंह, जिन्हें कीरत के नाम से भी जाना जाता है, कीरत सिंह। तो जब शेरशाह सूरी ने किले की दीवारों पर अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि आप उक्ता फेंके। उक्ता का अर्थ होता है गोला, गोला जो तोपों से फेंका जाता था, तोपों से या फिर अंजीरी से फेंका जाता, जो लकड़ी के बनाए जाते थे उससे। तो जब फेंका जाता था तो शेरशाह सूरी पर, जहां पर वो खड़ा था, वहां पे बहुत सारे बारूद के ढेर रखे हुए थे। तो शेरशाह सूरी ने जब अपने शेरशाह सूरी ने जब अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि आप गोला फेंकिए और इस दीवार को तोड़कर कलिंजर पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो देखिए, किस्मत कहते हैं ना कि जैसे ये दीवार हो गई, ठीक है, अब ये दीवार है, ये अब ये कलिंजर का दीवार बहुत ही मजबूत। अब शेरशाह सूरी यहां खड़े हैं, ठीक है, यहां पे खड़े, और यहां से तोपों की बारिश हो रही है, तोपों से गोले जा रहे हैं ऐसे। अब जहां पे ये खड़े हुए हैं, यहीं पे बारूदों का ढेर लगा हुआ है, शेरशाह सूरी जहां खड़े हैं। अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्वक एक गोला जो है दीवारों पे टकराया, और टकरा के वापस आया इनके ही बारूदों पे गिर गया। अब जब गिरने के कारण ये बारूद फटा, और जब बारूद फटा तो कहा जाता है कि 85%, कहीं कहीं आया है 75% शेरशाह सूरी बारूदों से जल गया था।
मतलब इसकी बॉडी काम करना बंद कर दी थी। लेकिन ये इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, इतना ताकतवर था। देखिए, ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं होती, ये चीज याद रखिए। आपकी सोच ही आपको ताकतवर बनाती है और आपकी सोच आपको नाकारा और बुजदिल भी बनाती है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथी की छोटे से बच्चे को जब इंसान पकड़ के एक लैलून की रस्सी से बांध देता है और जब वो हाथी का बच्चा बार बार पैर को खींचता है तो लैलून की रस्सी टूटती नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है अभी। लेकिन कई साल तक गुजरते गुजरते जब वो बड़ा हो जाता है, विशाल हाथी का रूप ले लेता है, फिर भी महावर उसके सर पे चढ़कर एक कील से कोसता भी रहता है। और उसके साथ साथ आप देखे होंगे एक पतली सी रस्सी, रस्सा या फिर पतला सा क्या कहते हैं उसको, चैन बांध देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हाथी उस चैन को या फिर उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। उसकी रीजन क्या है पता है? सोच। क्योंकि बचपन से हाथी ने यह समझ लिया था कि मैं जितनी बार पैर बढ़ाता हूं तो ये रस्सी मुझे रोक देती है। आज भी उसके दिल दिमाग में यही है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन यहीं पर जंगल की हाथियों में जाओ जो बिल्कुल खुले रहते हैं, उसको काबू करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन वो बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। तो ये सच्ची सोच है। तो ये सोच थी किसके अंदर? शेरशाह सूरी के अंदर। बहुत बहादुर था। जलने के बावजूद भी जब इसके सैनिक इसके चारों तरफ खड़े हो गए कि हुजूर हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, तो इस बंदे ने एक बात बोली कि मैं मरने से पहले कलिंजर पर विजय हासिल करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम सब कलिंजर पे आक्रमण करो और कलिंजर के किले को जीतो और मुझे खुशखबरी सुनाओ कि कलिंजर का अभियान सफल हुआ। उसके बाद ही मैं मरना चाहता हूं। और हुआ यूं ही। जब ये बात सारी सुने तो उसके सारे सैनिक लाइन कतार में खड़े होकर और तोप बरसाना शुरू कर दी। तो तोप बरसाते बरसाते कलिंजर का किला टूटता है और वहां पे सब अंदर घुस के सबको कत्ले आम कर देते हैं और कलिंजर का अभियान सफल हो जाता है। और जब इसको खबर मिलती है कि हुजूर हमने कलिंजर का अभियान सफल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, तो सन 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे ख्याल से यह भी बात क्लियर हो गई, क्योंकि स्टोरियां नानी, नाना, पापा, दादा जो भी स्टोरियां सुनाते थे आज भी हम सबको याद है। तो मैंने आपको स्टोरी बता दी। फिर देखें, इसकी आगे एक छोटी सी स्टोरी है, ये भी जान लें कि उनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, चीज जान ली, याद रखें आप लोग, ठीक है? कुछ पढ़ना नहीं है, बस शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना था। देखें, शेरशाह की मृत्यु के समय इसने अपने ही बड़े बेटे आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, घोषित कर दिया था। परंतु मृत्यु के मात्र 3 दिन के बाद ही सन 22 मई सन 1545 ईस्वी को सरदारों के सहयोग से इसके छोटे भाई, मतलब शेरशाह सूरी के छोटे बेटे और आदिल शाह के छोटे भाई ने पुत्र जलाल खां, जिसे इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसे सन 1545 से लेकर सन 1553 ईस्वी तक इसे इस्लाम शाह की उपाधि से गद्दी पे बैठा दिया। मतलब आदिल शाह को हटा दिया गया था, ठीक है? आदिल शाह के छोटे भाई, जिसे जलाल खां कहते हैं, इसे इस्लाम शाह की उपाधि धारण करा के इसे गद्दी पर सन 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक बैठाया। इसके बाद देखें, इसकी मृत्यु के बाद जब इस्लाम शाह जो उपाधि धारण की थी ना जलाल खान ने, इसकी मृत्यु के बाद इसके एक बेटा, नाबालिग बेटा था जिसका नाम था फिरोज। फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है और सिर्फ मात्र 3 दिन के बाद ही इसी के मामा ने, जिनका नाम था मुबारिश खान ने, इसे मरवा डाला। नाबालिग बेटा को इसके मामा ने, मुबारिश खान ने मरवा डाला था। इसे मरवाने के बाद और खुद ही आदिल शाह की उपाधि धारण करके या गद्दी पे बैठ गया। इसके बाद क्या होता है कि जब हुमायूं, मैंने आपको बताया, अपने भाइयों से काबुल और कंधार छीनकर जब ये वापस आता है, सन 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद कहां? पंजाब, फतेहगढ़ साहिब जिला में, ठीक है? वहां करने के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को फिर से पुनः प्राप्त कर लिया था, ठीक है?
ये सारी चीजें हैं। तो आइए फिर अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने क्या बात की, कलिंजर का अभियान। मेरे ख्याल से ये जो तरीका है मैंने जो अपनाया है आपको बताने का, पढ़ाने का, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। कलिंजर अभियान, ठीक है। कलिंजर अभियान सन 1545 ईस्वी में। कलिंजर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश, बांदा में। ये चीज आप भी याद रखें, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कलिंजर अभियान, ठीक है। देखिए, शेर शाह ने 1545 ईस्वी में कलिंजर पर कलिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक कलिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक कीर्ति सिंह, जिन्हें कीरत सिंह के नाम से जाना जाता है, यहाँ के शासक कीर्ति सिंह, जिन्हें कीरत सिंह पर सिंह था, ठीक है। इसी अभियान के बाद, इसे लिखिए, इसी अभियान के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई। बस सूरी वंश में आपको इसके अभियान के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको स्टोरी बता दी है, उसको लिखने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखें, शेर शाह सूरी ने, आगे देखते चले कि शेर शाह सूरी ने, स्टार करके देखेंगे, लिखें, शेर शाह सूरी ने भूमि नाप के लिए गज ए सिकंदरी के माध्यम से करवाई, ठीक है। भूमि नाप को इसे लिखिए, शेर शाह सूरी ने भूमि नाप को, इसे लिखिए, हाँ, भूमि नाप को गज ए सिकंदरी के माध्यम से करवाई। स्टार करके लिखिएगा अलग से, इससे अलग लिखिएगा, ठीक है, करवाई। और देखिए किस तरह से था। पहला तो था कि उत्तम माध्यम, जो अच्छी जमीनें होती थी उसको अलग तरीके से, मध्यम, बीच वाली और निम्न श्रेणी, इन सारी चीजों का उपज निकालकर इसका, देखिए, इन पहली श्रेणी क्या थी, उत्तम, और दूसरी भूमि की श्रेणी क्या थी, मध्यम, और तीसरी जो थी वो थी निम्न श्रेणी, ठीक है। इन भूमियों की उपज निकालकर, लिख लीजिए आगे, इन भूमियों की उपज निकालकर 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया, ठीक है। और इस व्यवस्था को जाब्ती प्रणाली या फिर जाब्ती
जाबती प्रणाली जाबती प्रणाली के नाम से जाना जाता है कि नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें तो हो गई। देखिए, इतनी चीजें लिखिए आप, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद शेरशाह द्वारा लिए जाने वाला कर था। एक कर है जिसका नाम है जारीबाना कर, जरीबाना कर। यह कर भूमि की नाप के उपज का जो था 2/2 मतलब 2.5% लिया जाता था। दूसरा कर था खिराज। यह कर औसत उपज का, जो भूमि के जितने भी औसत होते थे उसका 1.5%, 1/3 भाग लिया जाता था। तीसरा कर ये लेते थे जिनका नाम था, जिसको कहा जाता था महासिलाना कर। यह कर राजस्व अधिकारियों के उपज का 5% था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और जरा भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं। MSGS अड्डा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप ऐड हो सकते हैं। उसमें हम करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, और डेली शाम को 7:30 बजे मेरी क्लास अपलोड होती है। ठीक है, और किसी भी तरह प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इससे पहले की क्लास में मैंने अपने आप को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं शेरशाह सूरी द्वारा लिया जाने वाला कर। देखिए, चलिए देखिए, हमने आपको बता दिया कौन कौन सा सर कर है शेरशाह के द्वारा लिया जाने वाला कर। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 प्रकार के कर लिया करते थे। 3 प्रकार के कर लिया करते थे। पहला कर है जरीबाना कर, जरीबाना कर। और दूसरा कर था जिसे हम लोग खिराज कहते थे, खिराज कर। हम सब आगे लिख देंगे, अभी परेशान नहीं। एक था महासिलाना कर। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। जरीबाना कर, देखिए यह कर भूमि की नाप के लिए, भूमि की नाप के लिए, नाप के लिए, यह कर भूमि के नाप के लिए उपज का, उपज का 2.5% था। 2.5% लिया जाता था। ठीक है, उपज का 2.5% लिया जाता था। इतनी चीजें रखें, याद रखें। यूपीपी, ROARO, अभी जितनी भी एग्जाम आपके करीब में है सबके लिए बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उसके बाद देखिए खिराज कर जो है, यह कर औसत उपज का, यह कर औसत उपज का 1/3 भाग था, मतलब लिया जाता था। ठीक है, महासिलाना कर जो था, यह कर उपज का, यह कर राजस्व, हाँ, यह कर राजस्व अधिकारियों
यह कर राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% था। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं फिर बता दूं, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि ऐसा है कि शेरशाह सूरी ने के द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के थे, जैसे रुपया। आइए भी देखें, सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही रुपया का प्रचलन किया था। ठीक है, जो चांदी का बना होता था। और दूसरा एक सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था जिसको दाम के नाम से जानते थे। यह सिक्का जो है उस वक्त तांबे के बनाए जाते थे। पहला रुपया जो बनता था किससे बनता था? चांदी का। रुपया जो नाम दिया, दूसरा सिक्का जो उसने चलाया वो दाम है या तांबे का बनाया जाता था। और तीसरा सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया, इसे अशरफ कहते हैं। यह सिक्का जो बनता था वह सोने का सिक्का होता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने इन सिक्कों पर शेरशाह सूरी ने फारसी के साथ साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए थे। ये भी बहुत पॉइंट की बात है कि फारसी के साथ साथ देवनागरी का भी लेख शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर लिखवाए थे। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी के जो ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चंस मिलते हैं, सड़क ए आजम मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की, किसने बनवाया था, वो थे हमारे शेरशाह सूरी। तो सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड यह सड़क शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, जो 1500 मील लंबी है। कितनी? 1500 मील लंबी है, जो बंगाल के सुनार गांव से लेकर पंजाब तक जाती थी। लेकिन बाद में आगे चलकर इस सड़क का निर्माण और हुआ। आगे चलकर इस सड़क का निर्माण जो हुआ वो आगरा से बुरहानपुर, चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान तक जाने लगी। अब ये सड़क कहां तक जाने लगी? आगरा से बुरहानपुर, चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान तक जाने लगी। अब फिर लास्ट में जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये देखेंगे कि एक चीज है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। बस यहीं से शेरशाह सूरी का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग इसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही करके देखें, क्योंकि सिक्कों के बाद जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण तत्व ही है, क्योंकि ये ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हेडिंग डालें कि शेरशाह के द्वारा चलाए गए सिक्के, चलाए गए सिक्के। तो पहला क्या था भैया? हमने आपको बताया, पहला रुपया, दूसरा जिसे हम लोग दाम कहते हैं, तीसरा जो है वो है हमारा, क्या नाम है उनका, अशरफ। देखिए रुपया तो आज भी चल रहा है, दाम, रुपया का दाम लगता है। अशरफ ऐसे याद करें, अशरफ ने रुपया का दाम लगाया। समझ गए? ये आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक याद कर सकते हैं कि अशरफ ने, ये तो कुछ नहीं होगा ना, अशरफ ने रुपया
अशरफ ने रुपया का दाम लगाया। ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये शेर सूरी के सिक्के हैं। अशरफ, रुपया, दाम। अगर पूछा जाए ये किससे बनते थे, तो ये हमारा है सोना। रुपया जो बनता था हमारा, वो था हमारे चांदी का। सोना, चांदी, और ये हमारा था तांबे का। देखिए अक्सर कहते हैं ना, सोना चांदी तांबा। अशरफ ने रुपया का दाम लगाया, सोना चांदी तांबा। ठीक है, तांबे का। ठीक है, अशरफ ने रुपया का दाम लगाया, सोना चांदी तांबा। तो अशरफ किससे बनता था, सोने का। रुपया बनता था चांदी का, दाम बनता था तांबे का। कॉमन सी बात है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते। तो रुपया क्या से बनता था, रुपया का प्रचलन, लिखिए, रुपया का प्रचलन शेर शाह ने, रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने, ऐसे लिखे, वरना ये लगेगा कि इससे पहले भी किसी ने चालू किया है। सर्वप्रथम शेर शाह ने, शेर शाह ने ही नहीं किया था, किया था। यह यह चांदी का बनता था, चांदी का बना था, लिखे, चांदी का बना था। दाम लिखे, दाम में है, यह तांबे का बना था। अगर आप अशरफ में देखेंगे तो लिखें, यह सोने का बना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई। ये ट्रिक से तो आप याद सकते हैं कि अशरफ ने रुपया का दाम लगाया, सोना चांदी तांबे। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे, हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस दो ही तीन, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर यही क्लास एंड हो जाएगी। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए कि शेर शाह ने सिक्कों पर फारसी के साथ साथ देवनागरी की भी लेख लिखवाए। ठीक है, पहला ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखें कि सड़क ए आजम, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, यह सड़क यह सड़क शेर शाह के द्वारा, यह सड़क शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, यह सड़क शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 1500 मील थी। लेकिन आगे चलकर लेकिन आगे चलकर, आगे सही लिखा है, आगे
चलकर यह सड़क नहीं, रुक जाइए, मील थी जो, ये कहां से कहां तक जाती थी ये भी तो देखना है ना। अब कहां से कहां तक जाती है वो देखेंगे, पहले ये तो देख ले पहले कहां से कहां तक जाती थी। जिसकी लंबाई 1500 मील थी, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब तक जाती थी, लेकर पंजाब तक जाती थी। लेकिन अब लिखिए, लेकिन आगे चलकर यह सड़क आगरा से बुरहानपुर, चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान तक जाती है, इतनी सी चीज, ठीक है। अब आगे एक फैक्ट और लिख लें, बस एक फैक्ट ये है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम, ये कहां पड़ता है, बिहार में। तो मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी 100% दिया है ताकि आपको हर एक चीज सही तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बाई चांस कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना है, तो मैंने आपको बताया है टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाएं। आप मुझे अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज भी कर सकते हैं और किसी भी तरह के किसी भी वक्त मुझसे बातें कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बस आप अपना ख्याल रखिए। आज की क्लास में बस इतना ही, बस इतना कहूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि हर लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मेरा मकसद है कि एजुकेशन को हर उस घर तक पहुंचाना जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पैसों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो वो चीज आप कर पाएंगे। मैं तो आपको तक पहुंचा दे रहा हूं, आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि इसका फायदा, ये बिल्कुल क्लास फ्री है तो इसका फायदा सभी लोग उठा लें। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगती है। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। मिलता हूं कल क्लास में। जय हिंद, जय भारत।